हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? रोहन, खुशी, पूर्णिमा, सुजीत, हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वैसे तो मैं एक दो बार यहाँ पे दो तीन लेक्चर्स ले चुका हूँ। दो तीन लेक्चर्स जो हमने लिए थे, एक तो था एक्सपीरियंस के ऊपर, लाइफ एट आईआईटी, एंड गेस वर्क के ऊपर लिया था, और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए आई गेस आई एम न्यू, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ईशान त्रिपाठी, फिजिक्स फैकल्टी एट इंस्टासॉल्व, एंड आई माई सेल्फ हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की। सो आई गेस दैट मेक्स मी वेरी मच एलिजिबल कि मैं आज का टॉपिक जो है कि जेई मेंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, पास्ट ईयर पेपर से बेस्ट कैसे ले सकते हैं, उसके लिए काफ़ी एलिजिबल है, क्योंकि मैंने खुद जेई मेंस दिया हुआ है एज अ क्वालिफाइंग फॉर जेई एडवांस। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक्चुअली माई ईयर वॉज द फर्स्ट ईयर व्हेन जेई मेंस वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड। सो आई गेव जेई मेंस 2013 एंड दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब जेई मेंस एक्चुअली आया था। उससे पहले आपको पता होगा कि AIEEE अलग होता था और एक IIT जेई होता था। उसके बाद से जेई मेंस और जेई एडवांस का आया था, तो हमारे लिए तो हमारे टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ था कि अब पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो आई गेस वही फेज़ अब फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा इस साल से पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, जिसमें अब पहले 30 क्वेश्चंस आते थे हर सब्जेक्ट में, अब आएंगे 25 क्वेश्चंस टोटल दिस फॉर सब्जेक्ट, और 20 क्वेश्चंस तो MCQ और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों में भी वही होगा कि अब पता नहीं क्या होगा, इतना एकदम डिफरेंट पैटर्न आ गया, ये आ गया वो आ गया। लेकिन बिलीव मी, बहुत आसानी से ये सब हैंडल हो जाता है। तो आप लोग बताइए पहले, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि अब 2 दिन के बाद से तो जेई एक्चुअली 2-3 दिन में तो जेई स्टार्ट ही हो रहा है। तो हाउ आर यू गाइज फीलिंग, टेल मी दैट फर्स्ट। क्या गाइस, रोहित, आजादी, सिंगम, मनोज, नितेश, और अबाउट यू? टेंस क्यों? वेरी डिप्रेस? नहीं, डिप्रेस क्यों हो रहे हो? डिप्रेस होने की क्या बात है इसमें? कॉन्फिडेंट रहना है, बल्कि अभी तो हम जिसकी बात करेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करने पास्ट ईयर, वो तो हम करेंगे ही कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। बाकी हाँ, जनरली होता है, टेंस्ड माहौल थोड़ा सा तो होता है। अगर टेंस नहीं होंगे तो इसका मतलब वरीड ही नहीं है पेपर के लिए, फिर तो क्या ही पॉइंट है। लेकिन हाँ, वरीड रहेंगे, लेकिन हाँ डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आराम से हो जाता है। अभी देखते हैं कैसे कैसे इन सब चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई पॉजिटिव एटीट्यूड जेई को लेके? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, हाँ कर लेंगे जैसा होगा, क्योंकि एनीवेज गाइस इतना भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार होगा, 2 आपको चांसेस मिलेंगे, एक अभी जनवरी में और एक अप्रैल में भी मिलेगा, तो इतनी भी टेंशन की बात नहीं है। टेक इट लाइक अ प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसा मिले कि अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अभी हो गया तो बहुत ही बढ़िया, उससे बढ़िया तो बात ही नहीं। नर्वस? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है मेक बेस्ट आउट ऑफ पास्ट ईयर जेई मेंस पेपर, और इसके अंदर मैं एक्चुअली अपना खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा बताना चाहूँगा पूरे टॉक में। कुछ ऐसा कोई बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारी टॉक नहीं है, बहुत ही कैजुअल टॉक है इस टॉपिक पे। तो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि चूज़ कैसे करें कि कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब हमें पुराने जेई मेंस के पेपर अटेम्प्ट तो करने हैं, लेकिन कौन कौन से करें। तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से जेई मेंस पिछले साल जो हुआ, कितनी बार जेई मेंस हुआ, आप लोगों को आइडिया है? टोटल कितने पेपर्स थे 2019 के अवेलेबल इस वक्त हमारे पास जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2019 में आपके हिसाब से टोटल कितने जेई मेंस के पेपर्स हुए हैं जिसमें से हम चूज करके पेपर दे सकते हैं? 16? राइट। तो हमारे पास 16 पेपर्स हैं, क्योंकि जेई मेंस पिछले साल ये नया स्टार्ट हुआ था कि 2 बार होगा, जनवरी में भी अप्रैल में भी। इस बार फिर से हो रहा है, फॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ है। तो मेंस में भी जनवरी वाली शिफ्ट में भी 8 पेपर आए थे टोटल, 4 दिन में 2-2 पेपर 2-2 स्लॉट्स में, और अप्रैल में भी ऐसे होता है। टोटल 16 पेपर्स वी हैव अवेलेबल। उनमें सब कौन कौन से हमें करने हैं ये देखना है। तो देखिए, मेरे हिसाब से हमें 3 से 4 पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए,
लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका जेई मेंस अभी शायद 6 से स्टार्ट हो जाएगा। तो किस किस का कब कब है, आप अगर मुझे आइडिया दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन कौन से दिन आपका जेई मेंस है, मैं थोड़ा और स्टूडेंट स्पेसिफिक बता पाऊँगा। 7th को, ओके। भावेश गांधी हैज़ टेस्ट ऑन 7th, 8th। कौन कौन सी शिफ्ट में आप ये भी बता दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 7, 8, 9 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है तो। सेकेंड शिफ्ट, ओके फाइन। तो ठीक है, तो आपके पास 3, 4, 5 दिन भी हैं किसी के पास। तो अब इस टाइम में हम कैसे जेई मेंस के पेपर्स कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों ने कुछ तो अटेम्प्ट करे ही होंगे पेपर पुराने, ऐसा नहीं कि अभी तो कोई भी नहीं करा होगा। आई गेस वो तो करा है, लेकिन फिर भी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपने एक भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करा है तो इससे तो बेटर है। तो जिसने कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करा उसके लिए है कि आप 3 से 4 पेपर अटेम्प्ट करिए डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डेज यू हैव। तो अगर आपका 7th को ही है तो आपके पास कल का दिन है संडे का, फिर मंडे है और उसके बाद तो आपको शायद जेई देना ही है। तो उस हिसाब से अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो कौन कौन से पेपर्स, सबसे पहले तो लेटेस्ट तो करना ही है। जेई मेंस 2019 का 1 जनवरी का पेपर कर लेंगे और 1 अप्रैल का पेपर कर लेंगे। आउट ऑफ 8 ऑप्शन अवेलेबल, जनवरी का 1, आउट ऑफ 8 ऑप्शन अवेलेबल अप्रैल का 1। उसके अलावा 2018 और 17 का भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जेई मेंस का जो अप्रैल वाला है वो कुछ ज़्यादा इजी आया था, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है कि काफ़ी इजी था कंपैरेटिवली। तो हाँ, लेकिन हमें पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्योंकि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, लेटेस्ट तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन तब भी थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए थोड़े और पुराने भी पेपर्स कर लेते हैं जिसके अंदर लेवल अच्छे थे। तो ये 4 मेरी प्रेफरेंस है कि आप इन चारों को दे दें। अगर आप इनमें से कोई दे चुके हैं, जैसे इसके आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसके भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं और इन दोनों में 8 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कोई भी उठा लीजिए। कर लिए तो आप और पीछे भी जा सकते हैं 2016-15, ठीक है। तो ऐसे तो हम 3-4 पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, तो वो देखते हैं। टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर्स, हमें किस वक्त पेपर अटैम्प्ट करना है। देखिए, आप लोगों के पास अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होने वाला है। 2 शिफ्ट्स हैं, 9:30 to 12:30 और फिर 2:30 to 5:30, 2 शिफ्ट्स में टाइम होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा वाले शिफ्ट में आपका होने वाला है। तो अभी जो 6 to 11 जनवरी होने वाला है 2 शिफ्ट्स में होगा, ये दोनों शिफ्ट्स हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया तो आपका तो यही टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स बाहर के भी होते हैं, मिडिल ईस्ट के भी होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से भी दे रहे होते हैं। तो उस केस में वो लोग उस टाइम के हिसाब से जब वो पेपर देंगे पेपर्स को अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, तो अभी जब आप ये जेई मेंस के पेपर अटेम्प्ट करेंगे पास्ट ईयर, तो आप 9:30 ही बैठेंगे पेपर देने और 12:30 ही उठेंगे, और पूरा वैसे ही आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करके घर में पेपर देंगे जैसा जेई मेंस होगा। अगर आप लोगों का 9:30 12:30 है, 9:30 12:30 बैठेंगे। अगर आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे तक भी है, आप उसी शिफ्ट में बैठेंगे और अपने घर में एनवायरनमेंट भी वैसी बनाएंगे कि आपका जेई मेंस ही हो रहा हो। आप एकदम साइलेंट रूम होना चाहिए और दिमाग में एक प्रेशर भी बनाएंगे, क्योंकि जैसे आप लोग को बता रहे हैं कि बहुत टेंस फील कर रहे हैं। सोचिए अभी तो आपके पास 2-3 दिन है जेई मेंस देने के लिए। जब आप बैठे होंगे और आपके सामने पेपर होगा, इमेजिन हाउ टेंस्ड यू गाइज आर गोइंग टू बी। तो उस हमें सिचुएशन को डील भी करना सीखना है। तो उसके लिए आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि जब भी आप पेपर दे रहे हो, आप हमेशा दिमाग में ये लेके चलिए कि यही वो पेपर है जिसके बेसिस पे मेरा जेई मीन्स मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यही मेरा पेपर है जिसके बेसिस पे आई विल गेट अ रैंक। तो अगर आप वो सिचुएशन बनाएंगे दिमाग में, तो 2-3 बार जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, एक्चुअली हम सीख जाएंगे उस चीज़ से लड़ना, कि उस प्रेशर से कोप अप कैसे करते हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। लोग क्या करते हैं कि पेपर तो अटेम्प्ट कर लेते हैं घर पे बहुत आसानी से, हाँ ये तो हो जाएगा, पेपर में गए, मेरे साथ खुद भी होता था, और फिर वहाँ पे नर्वसनेस की वजह से जितना मैं परफॉर्म कर सकता था, मैं उसका सिर्फ 80% ही परफॉर्म कर पाता था। घर जाके लगता था, रास्ते में लगता था जाते जाते, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाता, अरे ये क्वेश्चन तो वैसे हो जाता। तो इस चीज़ से डील करने का बेस्ट यही है, जब आप प्रैक्टिस करें ना, आप उसी टेंस स्टेट को दिमाग में ला के प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको उससे लड़ने का वो मिल जाएगा आइडिया, तरीका। Okay, first I'm concentrated and in the middle of the exam you lose the concentration. हाँ, उसके लिए भी यही है। मेन इस पे चीज़ होती है स्टैमिना, कि आप स्टार्टिंग में पेपर दे रहे हैं, बहुत कंसंट्रेशन दिया, उसके बाद दिमाग भी थक जाता है एक लेवल के बाद।
कि अब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, करे जा रहे हैं। उससे 2-3 तरीके डील करने के, लेकिन फर्स्ट मेथड इज़ कि आप पेपर्स को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करें उसी स्ट्रेस के साथ, जैसा मैंने बताया। दिस विल बी ओवरकम थ्रू दिस वे। सेकेंड वे वुड बी कि पेपर को अटेम्प्ट किस ऑर्डर में कर रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर हाँ, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप स्टैमिना बनाएं पेपर अटेम्प्ट कर करके। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ठीक है, इन दोनों शिफ्ट में, जिस भी रियल शिफ्ट में होगा उसमें ही हम बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीपिंग स्केड्यूल ऑल्सो नीड्स टू बी करेक्टेड। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल अभी हमें जाना नहीं 12th वालों को, तो ऐसी आदत बन जाती है बहुत लोगों की 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं रात को। अब वैसे तो ये बहुत सही लगता है प्रिपरेशन के लिए, एकदम शांति होती है और शोर नहीं होता, तो आराम से प्रिपरेशन हो जाती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। लेकिन अब होता क्या है, उससे हमारा उठने का स्केड्यूल पूरा चेंज हो जाता है, बॉडी क्लॉक पूरी चेंज हो जाती है। तो जिस दिन अब हमें नींद नहीं आती है 3-4 बजे तक, तो हमें जेई से पिछले वाले दिन भी नींद नहीं आएगी 3-4 बजे तक। और उससे हुआ क्या, अगले दिन आप सुबह जल्दी तो उठेंगे ही। अगर 9:30 का शिफ्ट है तो नेसेसरी आप बहुत जल्दी उठेंगे, आपको ट्रैवल करके जाना भी होगा सेंटर तक। तो उस केस में आपको स्लीपिंग स्केड्यूल चेंज करना ही पड़ेगा, नॉर्मल स्लीपिंग स्केड्यूल लाना है, और अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट टाइम आपको स्लीपिंग स्केड्यूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर शिफ्ट इज़ ऑफ 9:30, तो आप डेफिनेटली एम करें कि 8:30 तक तो पहुँचे सेंटर पे, क्योंकि ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम छूट जाए, कि ट्रैफिक जैम हो गया, कि ये हो गया वो हो गया। आपको पता होगा ऐसा होता रहता है। इनफैक्ट नीट के एग्ज़ाम में भी अभी लास्ट ईयर हुआ था कि काफ़ी लोगों का पेपर छूट गया था बिकॉज ऑफ ट्रैफिक या क्या क्या। तो ये चीज़ हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एम है कि 8:30 पे पहुँचेंगे वहाँ पर जो हमारा सेंटर होगा। तो उसके लिए आपको शायद उठने की भी सुबह जल्दी आदत डालनी पड़ेगी। आपको 6:30 तो उठना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना दूर आपका सेंटर है, कितना आपको प्रिपरेशन टाइम लगता है। तो उसके हिसाब से उठने के लिए सुबह अगर हमें 6, 6:30, 7 बजे उठना है, उस हिसाब से हमें सोने की भी आदत डालनी पड़ेगी कि हम 8 आवर्स ऑफ स्लीप ले सकें। तो हमें 11 बजे रात की सोने की आदत डालनी पड़ेगी। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी का 2:30 to 5:30 है, वो उसके हिसाब से साइकिल अपनी देखे जो उसको सूट करेगा। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि 9:30 to 12:30 वालों को ये टाइम सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला टाइम होना चाहिए दिमाग के लिए, और 2:30 to 5:30 वालों के लिए वो टाइम बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट। कि अब टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए एक तो प्रिपरेशन होती है जो हमने पूरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लोगों ने करी होती है, सब्जेक्ट पढ़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं कैसे करना है। एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, एक फिजिकल प्रिपरेशन भी होती है। आज हम उन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट नहीं, दिमाग को और शरीर को कैसे तैयार करें पेपर देने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेकफास्ट या फिर लंच क्या करना है बिफोर द एग्जाम। तो ऑफ कोर्स जो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में दे रहे हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो इवनिंग शिफ्ट, जो आफ्टरनून शिफ्ट में दे रहे हैं उनके लिए दोनों इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट भी लंच भी। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, आप लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में? अगर आप करते भी हैं ब्रेकफास्ट, तो काफ़ी लोग तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, आप लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में? लेट मी नो गाइस, आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं सुबह? अगर करते भी हैं तो, नहीं करते हैं तो ये भी बता सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? आई गेस डेयरी प्रोडक्ट्स का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि उससे सुबह उठ के अगर आप ट्रैवल करें तो अच्छी फीलिंग नहीं आती, बहुत वॉमिट टाइप का फील होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ही ना लें ब्रेकफास्ट में उस दिन, क्योंकि आप ट्रैवल भी करेंगे और अगर स्ट्रेस सिचुएशन होती है ना तो भी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें तो कभी नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करेंगे। हाँ, ब्रेड विद जैम सीम्स टू बी फाइन, या फिर एनी सूजी प्रोडक्ट वुड बी गुड, कि इडली खा ली या उपमा खा लिया,
पर दूध तो हम डेफिनेटली अवॉइड करेंगे, दूध ना पी के जाएं तो बेस्ट है। और लंच में ऐसे क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में तो विल हैव समथिंग लाइट, और हाँ अगर आप फर्स्ट शिफ्ट वाले तो लाइट ब्रेकफास्ट, और अगर सेकंड शिफ्ट पे आए तो आपका लंच भी लाइट ही होना चाहिए। अब मैं बताऊं कि मैंने क्या किया था एक्चुअली, ब्रेकफास्ट का तो एक्चुअली मुझे याद नहीं क्योंकि मुझे सेकंड शिफ्ट में था, लेकिन हाँ मैंने खाया था भिंडी और रोटी, दैट वाज बेस्ट क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी था और उतना हैवी भी नहीं होता है। राइस कभी नहीं खाना चाहिए, ये शायद आप लोगों को पता ही होगा, ये तो घर में भी सब बताते ही रहते हैं एग्जाम से पहले राइस वाइस नहीं खाना, उससे बहुत नींद आती है, और वो सच में लोगों को आती है। आधे लोगों की तो प्रिपरेशन इसलिए वेस्ट हो जाती है क्योंकि उनको इतनी नींद आ रही होती है चावल वावल खा के। सो अवॉइड दैट डेफिनेटली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट जैसे मैंने मेंशन करा है, तो ब्रेकफास्ट इन लंच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जो चीज़ हम खा रहे हैं उसको खा के हम वो कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि कभी कभी जो जो माउथ का मूड होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। कि मैंने भिंडी खाई तो भिंडी का टेस्ट है मुंह में, मैंने कुछ और खाया तो उस चीज़ का टेस्ट है मुंह में। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना पेपर से वाले पास्ट ईयर पेपर्स, उसमें भी आप वैसा सा ही फूड खाएं। 2-3 दिन की बात है, आप लाइट ही खाने की कोशिश करें एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लंच में, उसके साथ प्रैक्टिस करें पेपर देने की। अगर आप ब्रेड जैम खाने वाले हैं तो ईट ब्रेड जैम एंड देन गिव दिस पेपर, then give this past year paper, those who are having this morning shift paper, okay? और ऐसे ही जो इवनिंग जो आफ्टरनून वाले हैं वो लंच उस हिसाब से करें, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें। और आई वुड सजेस्ट कि उसी टाइम पे करें ब्रेकफास्ट जिस पे आप रियलिटी में करेंगे, हमें पूरा का पूरा वो दिन कॉपी करना है। ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट सजेशन। नाउ द नेक्स्ट सजेशन इज़ द ड्रेसिंग, जिसकी लोग बहुत कम बातें करते हैं कि हमें कपड़े कौन से पहनने चाहिए उस दिन। तो आई गेस हर्ष सर ने तो ये डिस्कस किया है, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। ड्रेस इन प्रैक्टिस लाइक यू वुड इन एग्ज़ाम, तो आप वही कपड़े पहन के प्रैक्टिस करें घर पे जिसको बैठ के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली लोग एग्ज़ाम देने शूज़ में जाते हैं, शूज़ में लोग आर मोर कंफर्टेबल। तो माई टीचर ऑल्सो वाइल माई जेई प्रिपरेशन डेज ही टोल्ड मी शूज़ आर द बेस्ट फुटवेयर, क्योंकि उससे जब वो क्लोज फीलिंग होती है पैर में, सो द पीपल आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। बट दैट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, एंड डेफिनेटली वो मेरे लिए ट्रू नहीं था। मैं तो शूज़ पहन के बिल्कुल एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता था, मैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली स्लीपर्स, हाँ मैं तो बल्कि स्लीपर ही पहन के, इनफैक्ट वाई स्लीपर्स, मैं जब पढ़ता था तो आई यूज टू सिट ऑन द बेड, तो मुझे वैसी प्रैक्टिस हो गई थी कि पलथी मार के और पढ़ना पूरे दिन। स्टूल था, आई हैड अ स्टूल, उसके ऊपर रख के आई यूज टू प्रैक्टिस पलथी मार के, मुझे उसी की आदत बन गई थी। तो बिल्कुल शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल दुनिया की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आई वुड सजेस्ट जिस चीज़ को करके तुमने प्रैक्टिस करी है वही चीज़ करके जाओ। तो जैसा कि मैंने कहा मेरे केस में, आई ड्रेस्ड इन एग्जाम लाइक आई डिड व्हेन आई प्रैक्टिस्ड। मेरे लिए तो टाइम हो गया था, अब तो मैं एग्जाम के हिसाब से ड्रेस चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन मैं घर पे जैसे ड्रेस पहनता था मैं सेम पहन के एग्जाम देने गया था। सो आई वुड टेल यू मेरे साथ क्या स्टोरी थी। एग्जाम शूज़ आर नॉट अलाउड, हाँ मतलब पहले होता था, तो बल्कि काफ़ी सेंटर्स पे तो होता भी है, शूज़ अभी भी पहन सकते हैं, कौन कह रहा है। तो इनफैक्ट मेरे टाइम में ये था कि आई ऑलवेज यूज टू वेयर लूज क्लोथ्स, तो लूज क्लोथ्स ही पहन के जाता था मैं। इनफैक्ट आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर एट दैट टाइम, तो चोटी बना के रखता था, एंड आई यूज टू वेयर अ हेयर बैंड ऑल्सो एट दैट टाइम। आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर, तब नया नया गिटार बजाने का शौक चढ़ा था कि अभी गिटार बजाएंगे बस जेई हो जाए। तो मैंने इनफैक्ट उसकी इतनी आदत थी कि मैंने एग्ज़ाम देते हुए भी मैंने वही चीज़ करी, पलथी मारी, वही ड्रेसेस पहन के गया और वही एग्जैक्टली वैसे। तो इससे कंसंट्रेशन लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत
या सॉरी गाइज, आई थिंक आप लोग आप मुझे सुन सकते हैं ना? अब तो साउंड आ रही है ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो हमने कहाँ तक बात कर ली थी? आप एक बार मुझे बताएंगे आपने कहाँ तक सुन लिया था? आई हैव नो आइडिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद मैं अपनी स्टोरी बता रहा था उस वक्त कि आई एम अ बिग म्यूज़िक फ़ैन। तो म्यूज़िक तो मतलब मैं बजाना भी मैंने जेई के बाद ही स्टार्ट किया था, और उससे पहले मैं काफ़ी म्यूज़िक सुनता था नया नया। फिर तब हमारे टाइम में नया नया मोबाइल्स आए थे, और पर्सनली लोग बच्चे भी मोबाइल ऑन करना जब स्टार्ट करे थे। तो उस टाइम हमारे पास फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन में हम गाने बस सुनते रहते थे, उससे प्रिपेयर करते थे। ऑल्दो उसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट हुआ मेरी केमिस्ट्री पढ़ने के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री में यू हैव टू लर्न मैनी थिंग्स, और मैंने गाने सुन सुन के सब खराब कर दिया। लेकिन हाँ, फिजिक्स और मैथ्स में डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है वो, क्योंकि थोड़ा बोर्डम खत्म हो जाता है, तो रिपीटेटिव काम जो है वो आसानी से हो पाता है। तो हाँ, आई विल ट्राई टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, डोंट वरी। या आई हैव मेनी फेवरेट सॉन्ग्स, मेनी फेवरेट आर्टिस्ट्स, मेनी फेवरेट जॉनर्स ऑल्सो। तो अभी तो आई डोंट नो, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात करते हैं कि म्यूज़िक सुनने से होता क्या है। मतलब हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो बहुत होते हैं म्यूज़िक के। मोजार्ट का इफ़ यू हैव आइडिया दैट like all these songs of Mozart have a very peaceful impact on mind, and studies say that we should listen to Mozart's music. Some studies say that we should listen to Mozart's music while studying, क्योंकि बहुत calm peaceful होते हैं, तो we can concentrate more. But क्या एग्जाम देते हुए हमें मोजार्ट सुनना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन. शुड वी लिसन टू मोजार्ट while giving the exams? That we are going to deal with now. See, first of all, personally you have to check for yourself that if music helps you or not. क्योंकि कुछ लोगों के साथ अगर म्यूजिक सुनते हुए एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एग्जाम दे तो नहीं सकते, होता क्या है कि म्यूजिक सुना उसके बाद तो दिमाग में म्यूजिक के जो भी म्यूजिक होता है वो रिपीट होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी ट्रैवल करता था उस टाइम में ईयरफोन्स लगा के करता था गाने सुनते सुनते. अब मैं जो भी गाना सुन के एग्जाम सेंटर में जाऊंगा, दैट म्यूजिक इज गोइंग टू स्टे इन माई हेड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ माई एग्जाम. बहुत ही क्रिटिकल है वो चीज़ कि हम कौन सा म्यूजिक उस वक्त हमारे दिमाग में चल रहा है. आप सोचिए, वी हैव जस्ट अ कपल ऑफ सेंसेस, उसमें भी अगर एक सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो स्यूडो हियरिंग हो जाए, दिमाग में कोई म्यूजिक चल रहा है, तो हमें तो हमारे दिमाग को तो यही पता नहीं कि हम उस गाने को सुन रहे हैं, तभी तो हमें वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ गाना चल रहा है. तो अगर एक इंपॉर्टेंट सेंस को हमने गलत जगह डेडिकेट कर दिया तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन पे. तो सो आई वुड से कि सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट किस चीज़ से है. पेपर देते वक्त, पढ़ते वक्त नहीं, पेपर देते वक्त, while giving the paper, what suits us the best, listening to music or not? So that is why I've asked you, you have to give 3 to 4 papers, and you are going to try all these things out. Once you are going to listen to music, to different music, and then you are going to give the paper, and once you are not going to listen to any music before that, before giving the exam you are not listening to any music, and with blank head you are going to give the exam. उससे हम देखेंगे कि हमारा इम्पैक्ट कैसा है, हम उस म्यूजिक का इम्पैक्ट कितना होगा हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे while giving the exam. Okay, so first you're going to judge if music helps you or disturbs you. If it disturbs you, eliminate music from the journey from your home to the center, exam center. म्यूजिक सुनना ही नहीं, वरना वही दिमाग में चलता रहेगा, और अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको म्यूजिक हेल्प करता है then you have to choose light music but not a slow song. This is a very it is a very common misconception that we should listen to slow songs before exams. तो I discuss with other faculties and they say शायद slow song सुनना चाहिए, but that is not true. अगर आप slow song सुन के जाएंगे तो आपका माइंड भी उसी पेस पे चलता है जो म्यूजिक है.
अगर आप स्लो सॉन्ग सुनेंगे तो हाँ, यू वुड फील पीसफुल, यू माइट फील कॉन्फिडेंट, बट यू वुड नॉट सॉल्व द पेपर विद द स्पीड दैट you are supposed to. So do not listen to slow songs as such. Definitely do not listen to very fast songs also. So we should have an optimum range in which we should actually listen to music, if like while traveling, so that that remains in our head. So according to studies, 50 to 60 beats per second, per minute songs are the best to attempt the papers. What I'm saying, that those songs which have 50 to 60 beats per minute, those are the best. What are beats per minute? Do you remember that you have read beat frequency in physics? If you remember that, then what should be the beat frequency of these songs? If there are 50 to 60 beats per minute, how many beats are there in 1 second? One by 10, so it's definitely not. Yes, 1. Yes, it's 1. Almost 1. 60 beats per minute means 60 beats per 60 seconds. That means 1 beat per second. So that makes the beat frequency to be 1 hertz. याद होगा, कुछ कुछ वेव्स में पढ़ा है. तो हाँ, ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो बीट्स आते हैं म्यूजिक पे, धुप धुप धुप, दीज साउंड्स शुड कम वंस इन एवरी 1 सेकेंड. सो इससे कम होगा तो माइंड भी एक्चुअली उसके हिसाब से स्लो रिस्पॉन्ड करेगा, तो स्लो काम करेगा. और अगर उससे फास्ट होगा तो माइंड भी उसके हिसाब से फास्ट हो जाता है. जैसे कोई मेटल म्यूजिक सुन रहे हैं तो एकदम से एक रश आता है माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो सब नहीं सुनना चाहिए. सुनना चाहिए 50 to 60 बीट्स पर मिनट वाले. तो इसके एग्जाम्पल, ऑल यू एवर वांटेड, ब्लैक कीज का डिग अ पोनी बीटल्स, अगर आप लोगों ने सुना हो, मैंने तो बहुत सुना है. रोनान टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है, टेलर स्विफ्ट इज़ वेरी पॉपुलर, सो आई गेस आप लोगों ने भी सुना होगा. लेकिन बाकी लिस्ट कैसे निकालें? जैसे वन डायरेक्शन के सॉन्ग्स अगर आपने सुने होंगे तो दैट इज़ अराउंड 200, इट्स 200 बीट्स पर मिनट. दैट इज़ टू हाई. वन डायरेक्शन के सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए. मेटल तो बिल्कुल नहीं सुनने. AC/DC बिल्कुल नहीं. सो डोंट लिसन टू दो सॉन्ग्स. हाउ कैन यू फाइंड दिस सॉन्ग्स लिस्ट? सो फॉर दैट आई फाउंड अ वेबसाइट दैट्स jog.fm, JOG.fm. सो उस वेबसाइट के अंदर, लाइक देयर माइट बी मेनी वेबसाइट्स लाइक दैट, तो आप एक बार वो गाना एक बार देख लीजिए. उसके अंदर लिखा होता है कि उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाउ मेनी बीट्स पर मिनट, 60 BPM और 200 BPM और वट एवर. तो ये सब सॉन्ग्स ने तो बेस्ट है. बाकी हिंदी सॉन्ग्स आई डो नॉट लिसन टू दैट मच, ऑल्दो माई मदर टंग इज हिंदी, बट आई डोंट लिसन टू दो सॉन्ग्स. आई लाइक इंग्लिश मोर. बट एनी वेज, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. जो भी गाना आप सुनते हो, अगर आपको लगे कि वो सही है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, सर्च फॉर इट, हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन इट पर मिनट. इफ इट्स 50 to 60, इट्स गुड टू गो. ओके. एंड ऑफ कोर्स डोंट लिसन टू मेटल सॉन्ग्स. मेटल्स तो मतलब जैसे AC/DC, मेटालिका, लेड ज़ेपलिन, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे और तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके. आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर ऑल्सो टू यू ऑल. ओके. The next important question, now we are moving on to attempting the paper. So what should be the order of attempt? Order of attempt of what? Order of attempt of subjects. We have 3 options now. Should we begin with chemistry, maths, physics, maths, chemistry, or what? What should be the order? So the most conventional way to attempt it is, you should always attempt chemistry first. And I think the reason is very much obvious. Chemistry mein things are like, you can solve, like what is suggested to people, you should attempt chemistry under 30 minutes. You have 3 hours. Technically, if equal distribution is there, 1 hour for every subject, but in chemistry they say it should be done within 30 minutes. In fact, from my experience, I was really poor at chemistry.
तो मैं तो 20 मिनट्स में सब खत्म करता था, जितना आता था खत्म करो आगे बढ़ो, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ वेरी स्कोरिंग एंड इन फैक्ट इफ इट इज़ योर वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, इससे बढ़िया तो चीज़ ही नहीं कि यू हैव योर स्ट्रेंथ एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल्सो इन द फर्स्ट इन द ऑर्डर. सो ऑल्दो मेरी भी वीक थी, मेरी तो वीक थी, पर स्टिल आई यूज टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, गलती से भी ये मिस नहीं, इसमें फ्री के मार्क्स होते हैं बहुत सारे, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो ऑलवेज गो फॉर इट. मैथ्स तो फर्स्ट नहीं, मैथ्स तो फर्स्ट नहीं करनी चाहिए. बट एज आई एम टेलिंग यू, दिस इज द जनरल कन्वेंशन. For most of the people it works. Chemistry should be first, but I think math should never be first. Physics may be for some people. And if you are following the general convention, physics and mathematics should come second. And whichever you want to choose, that would depend upon your strength. For example, physics was my strength, and I am physics faculty also. So मैं तो physics से second पे attempt करता था कि chemistry करके ख़त्म करो जितने हो जाएं, उसमें कोई गलती से रहना नहीं चाहिए कि भाई फ्री में मिल जाते लेकिन छूट गया पेपर. We don't want to lose question, we want to lose the marks in chemistry just क्योंकि question छूट गया. और पर फिजिक्स में उसके बाद I used to give my full, मैं फिजिक्स को पूरा अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन करना है. ओके हाँ, इंटरेस्ट यू माइट हैव इन मैथ्स, बट प्लीज डोंट गो फॉर इट फर्स्ट. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, गो फॉर केमिस्ट्री एंड देन गो फॉर मैथ्स एंड देन फिजिक्स. अगर लगता है कि मैथ्स में यू कैन स्कोर मच मोर देन फिजिक्स. एंड गाइज वन मोर, if you have equal distribution for physics and maths, like you think you can attempt both of them, you can get equal marks in both of them, तो I think you should go for physics, क्योंकि physics में फिर भी थोड़ा कम डाइसी होता है आंसर लाना. मैथ्स में ट्रिक है, अगर नहीं आया तो फिर नहीं आया, काफ़ी टाइम उससे वेस्ट हो जाता है. Even I find chemistry difficult, but I used to attempt chemistry, physics, maths, that's the best way. Okay, so that's what my suggestion is. Do you have any other suggestions, or you would want to ask questions according to your way that like how you are going to attempt? वरना हम आगे बढ़ जाते हैं. Just let me know. या तो जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री अगर डिफिकल्ट लग रही है, फिर भी केमिस्ट्री तो सबसे पहले कर ही लो, उससे तो बिल्कुल ट्रेड मत करो. ठीक है. एंड यस, व्हाट वाज इट? हाँ रुद्राक्ष, व्हाट वाज द वे? एंड एनीवेज एज आई सेड, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जनरल क्या है, लेकिन हम 3-4 पेपर अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एनालाइज कर सकें कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है. तो हम म्यूजिक भी ट्राई कर लेंगे, कौन म्यूजिक सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, कौन सा सुनना चाहिए. और हम ये भी ट्राई कर सकते हैं कि हमें किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. क्योंकि होता क्या है, मैथ्स इतना लेंदी होता है कि लोगों का पेपर छूट जाता है. तो हम मैथ्स को पहले नहीं करना चाहते, पर कुछ लोग होंगे कहेंगे केमिस्ट्री बहुत ही वीक, मैथ्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स ले आता हूँ. नो इशूज़, यू गो फॉर इट. ये सबके ऊपर होता है, सबका अपना अपना होता है क्या करना है, कैसे करना है. तो आप क्या कर सकते हैं, 3 पेपर तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, आप ट्राई कर लीजिए, तीनों मेथड्स फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको लगे कि पेपर नहीं छूट रहा. अगर मैथ्स पहले करके पेपर छूट रहा है, ड्रॉप इट. अगर हमारी स्पीड उतनी नहीं है तो ड्रॉप इट. डोंट डू मैथ्स फर्स्ट, गो फॉर केमिस्ट्री ओनली. लेकिन अगर लग रहा है कि पेपर नहीं छूटता, तो गो फॉर मैथ्स. आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो गो फॉर मैथ्स, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, वट एवर ऑर्डर यू वॉन्ट. बट यू कैन एनालाइज एंड सी वट सूट्स यू द बेस्ट. ओके, वॉट शुड आई टेल समथिंग अबाउट मैथ्स? Yeah guys, I am trying to speak in English also. I'm trying to give the best to both the language speakers. How much time to give to physics? From my personal experience, from the students, for the students what I have seen, and from my experience also, I think under 30 minutes you should do chemistry. Under 30, if possible 25 minutes, if possible 20 minutes also. 1 hour for physics is good. 1 hour physics, some people in fact do physics in 50 minutes, but since it was my strength, I used to give my all of it in physics. So that was 1 hour for physics. And for maths, you do need time, but some people find maths very difficult.
So depending upon how you find it, if you will be able to solve the questions of it, give 1 hour to 1 hour 20 minutes. Okay, the more time you can save, the more the better it is. So अगर हो सके तो वैसे तो आप 1 hour 20 minutes तक लेके जा सकते हो मैथ्स को, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो उसको कम करिए, क्योंकि हमें बाद में क्वेश्चंस को रिविजिट भी करना होगा जो क्वेश्चंस छूट गए. और बिलीव मी, रिविजिटिंग क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो खासकर फिजिक्स में तो हो ही जाते हैं कि एक ट्रिक आनी रही, बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं, टेंशन माहौल है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता. रिविजिट करने पे स्ट्रेस कम होता है, लगता है पेपर हो गया, आपको छूटेगा नहीं, तो उस चीज़ से हो जाता है. ओके, बुक्स के ऊपर कौन सी बुक्स देखनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आसान होंगे, इसके ऊपर गाइज वी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ on InstaSolve and they are in very much details. Go for it. But I think right now referring to books would not be helpful, क्योंकि अब तो सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं. बेटर वुड बी कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. ओके, हाँ, नेक्स्ट जेईई मेंस के लिए तो हाँ आप डेफिनेटली बुक्स रेफर करेंगे, और उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है. नेक्स्ट, गेस वर्क. तो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी, आपने देखी होंगी, इंस्टासॉल्व पे हैं, कि हाउ टू गेस विदाउट मैथ्स इन जेईई. तो पैटर्न्स निकले हैं, कैसे कैसे मैंने ट्रिक्स डिस्कस करी थी, कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करके आप गेस कर सकते हैं. सबसे लॉजिकल थी एलिमिनेशन बाय एनालिसिस. हम फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज करेंगे और ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे कि गेस कर सकें, क्योंकि यू नो +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग, तो इट्स अ गुड ट्रेड. यू शुड गेस, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट ओनली इफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गेसिंग इन आर मेनी. तो अगर 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप उस पर गेस करिए, और बाकी डिटेल्स आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, इसमें तो नहीं डिस्कस कर सकते. लेकिन हाँ, अगर आपने उस वीडियो को देख के गेस करना सीख लिया है, जो कि आप आज रात को देख सकते हैं वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, ताकि आप कल सुबह से पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ, तो डेफिनेटली उन पेपर्स में प्रैक्टिस योर गेस वर्क. क्वेश्चंस को आप गेस करिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो, अगर हो रहे हैं तो फिर तो सॉल्व ही करना है. लेकिन अगर एंड में टाइम भी नहीं बचा, क्वेश्चंस आते भी नहीं, लॉजिकली गेस करना है, तो हाँ आप उस वीडियो को देख के सीखिए कैसे गेस करना है, एंड देन प्रैक्टिस इट. ओके, देयर आर वीडियोज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर रोहन, सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज एंड यू कैन चेक इट. ठीक है, पूरी डिटेल में बात करी गई है. और उसके बाद एनालाइज इफ गेस वर्क वर्क्स फॉर यू. स्टैटिस्टिकली इट वर्क्स, लेकिन प्रैक्टिस की बात है ये भी, कि कुछ लोगों का गेस वर्क बहुत ही ख़राब हो जाता है. तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, गेस तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है, तो गेस ही है इन दी एंड. पर हाँ, फिर भी किसी की स्ट्रेंथ होती है, किसी की वीकनेस होती है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को करके. अगर एंड में हम गेस करते हैं क्वेश्चन जो नहीं आते, कि हमारा गेस वर्क अच्छा है या नहीं, तो हम एनालाइज करेंगे पेपर करने के बाद, सही है गलत है. अगर सही हुए गेसेस देखेंगे, अगर पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं उससे, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके, इफ़ नॉट ड्रॉप इट. लेकिन 3-4 पेपर में अटेम्प्ट करिए, उसके बाद कंक्लूड करिए. ऐसे नहीं कि एक में काम करा तो कर गया, नहीं करा तो नहीं करा, नहीं. तो तीनों पेपर में देखिए, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज पेपर एनालिसिस. कि अब आपने पेपर दे दिया है, अब हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो कैलकुलेट मार्क्स इन द पेपर्स एंड चेक अगेंस्ट पास्ट ईयर रैंक वर्सेस मार्क्स लिस्ट. मेन हमारा एम ही यही होता है. व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? जूला कांति, व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? एंड एनीवेज, तो मेन एम तो पेपर अटेम्प्ट करने का यही होता है कि हमें पता चल सके कि हमारे जितने भी मार्क्स आए हैं, लास्ट ईयर हमने फॉर एग्जांपल 2019 का दिया, तो 2019 में फॉर एग्जांपल मेरा 200 स्कोर आया, तो लास्ट ईयर 200 स्कोर पे कितनी रैंक थी. फिर उसके बाद दूसरा पेपर देंगे, अच्छा इस वाले में इतनी रैंक, अच्छा इस वाले में इतनी रैंक, तो अगर मैं उस साल देता तो हाउ मच रैंक आई वुड बी गेटिंग. दिस सर्व्स 2 पर्पसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन गेनिंग कॉन्फिडेंस. अगर आपकी रैंक आ गई, आपको लग रहा है अच्छा ये कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो उससे इनफैक्ट अगर आपके 200 आ रहे होते हैं, आपके एक बार को 210 भी आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके इसमें मार्क्स आ गए. अगर नहीं आए तो ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट हो जाए, अच्छा मेरा तो हो ही नहीं रहा, अब तो छोड़ो, मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो पिछले साल भी नहीं होता, उससे पिछले साल भी नहीं होता. नहीं, पॉजिटिव सेंस में लो उसे. यूज इट एज ए मोटिवेशन फॉर हार्डर वर्क. इनफैक्ट अभी जैसे आप पेपर कर रहे हैं, अब आपको लगा कि आपका नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर जब आप नेक्स्ट
जो अटेम्प्ट आएगा, फॉर्चुनेटली वी हैव 2 अटेम्प्ट्स नाउ, अप्रैल वाला भी अटेम्प्ट है, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना कितना, मैंने उस साल का दिया तो ये, उस साल का दिया तो ये, और मैंने अभी जो रियलिटी में दिया, जो मैं अभी 2-3 दिन बाद दूंगा, उसके अंदर हाउ मच आई स्कोर्ड। तो इससे 2 चीज़ों का आइडिया लगेगा। एक तो ये कि हाँ भाई मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी कि कम हुई, दूसरा ये कि मैं एग्ज़ाम प्रेशर कितना फील कर पाता हूँ, कितना उससे कोप अप कर पाता हूँ। कि हमने घर पे दिया तो इतनी इतनी रैंक आई, लेकिन जैसे ही हमने पेपर में रियल में जाके दिया तो हमारी रैंक गिर गई, कितने % गिरी, कितने मार्क्स गिरे, उस चीज़ से आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम प्रेशर आप फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, कि आपको पता चल जाता है कि मोटिवेट हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम करने के लिए, एनालिसिस हो जाता है कि एग्ज़ाम प्रेशर कितना है। ओके, अक्षय एग्जैक्टली हम वही डिस्कस कर रहे हैं, पूरा हमारा डिस्कशन ही वही है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और सब करनी है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ करेंगे। हाँ, एक बार आपने पेपर दे दिया तो उसके बाद प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आंसर्स टू द गेस्ट क्वेश्चंस टू। मैं तो खुद ये पॉइंट अभी बोलना भूल गया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि हमने गेस कर लिया क्वेश्चंस, देखा आंसर सही है, हमारा तो गेस वर्क सही है, लेकिन हमने पेपर अटेम्प्ट करा, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते थे हमने गेस करे और सही हो गए, एंड में हमने उनका सॉल्यूशन ही नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, जो गलत हुए सबका सॉल्यूशन देखना है, जो अटेम्प्ट नहीं करे उनका सॉल्यूशन देखना है, और जो गेस करे हैं और सही हो गए याद रखना कि उनका भी सॉल्यूशन देखना है, मिस मत कर देना। इस चक्कर में तो हमारा एक वही छूट जाएगा पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जिसके लिए हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वी वांट टू फाइंड द रिमीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स एंड वर्क ऑन देम इफ दे आर वीक। मैंने पेपर दिया फिजिक्स में, लेट्स से मैंने देखा कि ये मॉडर्न फिजिक्स से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं तो हर बार अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मॉडर्न फिजिक्स। मैंने तो दिया, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं मुझे आया, पता नहीं क्या था, आइजनबर्ग प्रिंसिपल और ये सब वो सब। तो उसके लिए तो आप बेस्ट है कि इस पेपर को देख के रियलाइज़ कर लो कि कौन सा टॉपिक है। इनफैक्ट आपको ये पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं, अभी पुरानी वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स की बात की गई है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। इनफैक्ट 9:30 से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स में, उसमें अभिलाष सर बताएंगे आपको कि फिजिक्स के लिए बेस्ट क्वेश्चंस कौन से, बेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं। मेरी भी वीडियोज़ हैं कौन कौन से बेस्ट टॉपिक्स है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है, सबकी है। तो वहाँ से तो आप देख के समझ जाएंगे कौन सा टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें आप किस में वीक हैं ये आपको रियलाइज़ करना है पेपर देके। तो ये 3-4 पेपर देखिए, कौन से टॉपिक रिपीटेड है जिसमें आप वीक हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए 2 दिन में, उनके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर करके पास्ट ईयर के। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स वीक है, आपको थोड़ा सा पढ़िए और पास्ट ईयर के 8, 16 जितने भी 8, 16 whatever questions are, whatever number of papers are there, pick up all modern physics questions and solve all of them। ठीक है, जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। सो मेक श्योर दिस इज डन। एंड द फाइनल टिप आई वुड लाइक टू गिव दैट द फर्स्ट वन इज कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार से। ओके, तो अभी हम जो पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो ये चीज़ का डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखना कि जो पास्ट ईयर पेपर है उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होना। अभी पूरा पैटर्न चेंज, पूरा पैटर्न नहीं, 10 की जगह 5 क्वेश्चन आएंगे इन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। तो किस चीज़ का मतलब अंकित, कैन यू आस्क मी अगेन? तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी मैं दिखाता हूँ, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। और उसके अलावा हाँ, केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग। पेपर देते जब जा रहे हो, जब पेपर स्टार्ट होगा तो यू हैव सम टाइम गिवन बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, इन दैट यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलरली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, कि उनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। क्योंकि बताता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। एनटीए ने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे सैम्पल क्वेश्चंस अपलोड करें कि न्यूमेरिकल्स आएंगे मतलब कैसे होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन में आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गेस तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसने एग्जाम्पल अभी रिसेंटली अपलोड करा है कि फॉर एग्जाम्पल ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैम्पल और जो भी है आई डोंट नो, उसका आंसर इज 100, तो यू हैव टू फिल इन 100। ओके, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन है उसका 2 आ गया, लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर है -414.9,
ये हमें बताना चाह रहा था एनटीएन क्वेश्चंस को डाल के कि आंसर्स कैन वेरी वेल बी नेगेटिव, आंसर्स कैन वेरी वेल बी इन डेसिमल्स, in fact not just one decimal place, answer can be in 2 decimal places also. बहुत गंदा है ये. इनफैक्ट जेई एडवांस ऐसा करता था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर दे दिए. सो दैट डज मेक इट वेरी टफ एंड वेरी लेस गेसेबल इन अ सेंस. गेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी गेस तो हम लॉजिकली करेंगे. गेस विदाउट मेस वाली वीडियो देख लीजिए, उसका पता चल जाएगा गेस तब भी कैसे कर सकते हैं. लेकिन हाँ, पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन का आंसर 100 है तो हमें 100 लिखना है, 100.0 लिखना है या 100.00 लिखना है. तीनों का आंसर तो मीनिंग तो मेन है. 2 लिखना है, 2.0 लिखना है, 2.00 लिखना है. अब एनटीए ने जो वेबसाइट पे अपलोड करा है उसमें इसने 102 लिखा है बस. अब क्वेश्चन ये है कि इस 2.0 एक्सेप्टेबल एज एन आंसर. बाकी एग्जाम्स में इट इज़ एक्सेप्टेबल, गेट वेट में इट्स एक्सेप्टेबल, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के होते हैं कि 2.0 एंड 2 मीन्स द सेम थिंग. बट क्या इसके अंदर मीनिंग सेम होगा? ये चीज़ एक्चुअली अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे इस बारे में. लेकिन आई वुड से इसका रियल रीज़न आपको कहाँ मिलेगा, रियल आंसर कहाँ मिलेगा? इन द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर. तो उस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूर उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए. उसमें क्या लिखा है, उसमें एग्जाम्पल के साथ लिखा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर यही आंसर है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो ये भरना है, अगर ये है तो ये भरना है. प्लीज़ टेक टाइम आउट एंड रीड दैट. Okay, will value score be used in numerical be given? I expect कि वो given ही होना चाहिए, वरना तो बहुत गंदा हो जाएगा. पर जनरली वो लोग ऐसे चीज़ें अवॉइड करते हैं. जनरली इतनी आसानी से ना ऐसे आंसर्स जो 87.18 होते नहीं हैं, तो इन्होंने ऐसे ही दे रखा है. लेकिन हाँ, अब इन्होंने सैम्पल में ये भी नहीं बताया कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक है आंसर या 3 डेसिमल प्लेसेस तक. क्योंकि अगर हम सोच रहे होते इस एग्जाम्पल को देख के 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम तो राउंड ऑफ करके इसको बोल देते 87.2. तो जेई को एक्चुअली बताना चाहिए पेपर में कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक है. एंड आई बिलीव कि वो गिवन ही होगा, ऐसे तो नहीं करेगी जेई. तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड देन अटेम्प्ट द पेपर. ओके, हाउ टू राउंड ऑफ, दैट इज सेपरेटली अ टॉपिक इन फिजिक्स. हाँ, तो कभी कभी ऐसा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक यू हैव टू गिव द आंसर and your answer is 2.877, तो you will have to round it off. और उसके लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राउंडिंग ऑफ, वो काम सच में आता है. तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे राउंड ऑफ करना है, इंपॉर्टेंट है. तो कुछ नहीं, 10-15 क्वेश्चंस भी कर लेंगे उसके. आई गेस 10 ही मिनट में 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे. अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो उसको कर लीजिएगा. ओके, Akshay, actually you can find all the videos already, all the lectures that we have already given in the app. So through that you can get it. Okay. Any other questions, guys? अभी बस lecture हमारा खत्म होने वाला है, तो I would say कि good luck, and if you have any questions you can ask me. बट रिमेंबर कि इन सब चीज़ों को ये कितनी भी वेग सी लगे, लेकिन ये वेग है नहीं, बहुत हेल्पफुल होती है. मतलब इनके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं. म्यूज़िक कौन सा सुनना चाहिए एंड ऑल, और क्या ड्रेस पहननी चाहिए, किससे हमारा माइंड सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सीरियसली लें और इनको फॉलो करें. ठीक है. How to crack physics easily? Yeah, I'll tell you. We have made a number of videos, and if you stay for 30 more minutes, so we will have another lecture also on this. Physics में कैसे हम कौन कौन से questions करें कि बहुत आसानी से हो जाए. और उसके अलावा मैंने भी 2-3 videos बनाई हैं इसके ऊपर. Just go in the history of this app and you can find those lectures. हाँ, वो मैंने इसलिए बोला था अंकित, क्योंकि पास्ट ईयर में वो नहीं थे ना न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज जेई मेंस में. इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएगा एज एक्सपेक्टेड. तो इसलिए मैंने बोला था कि डिफरेंट है. तो ऐसा भी नहीं कि उसके ऊपर पूरा डिपेंड होके कि भाई अब तो मैंने कर लिया तो हो गया बस,
इतने इतने आ रहे हैं, नहीं नहीं, पैटर्न भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा अटेम्प्ट डिफरेंट होगा। वो तो देखो ऐसे सबके लिए ही होगा, ऐसा भी नहीं कि हाँ पैटर्न चेंज हो रहा है हमारा क्या होगा, भाई किसी का भी नहीं होगा, अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। सो डोंट वरी उसकी। तो मैं भी इसी फीलिंग के साथ गया था कि अच्छा जेई मेंस आ रहा है, पता नहीं जेई मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, अभी तक तो IIT जेई AIEEE होते थे, हम तो उसी के लिए सोच रहे थे प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई मेरे लिए था तो सबके लिए भी तो था ना, थोड़ा सा हमें वही तो क्लियर करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा ही मार्क्स लाने हैं अभी भी, इट्स अ कॉम्पिटिशन। ओके फाइन गाइज, आई थिंक आज यहीं तक करते हैं, और ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का 6 को है तो वो तो अभी एक ही पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे कल संडे को, तो देख लीजिए कौन से वाले शिफ्ट में करेंगे। और जिन जिनको गेस वर्क की वीडियो देखनी है अभी गेस वर्क की वीडियो देख लीजिए, उसके बेसिस पे फिर गेस वर्क भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कल से। ज़्यादातर लोगों का 7th 8th और 9th को है, तो रोज़ एक एक पेपर दे दीजिए और उसको प्रैक्टिस, उसका एनालिसिस करिए शाम को, रात को, ठीक है। और जैसा मैंने बताया ब्रेकफास्ट सुबह ही करेंगे 7 बजे, वही खाएंगे जो वहाँ खाना है उस दिन खाना है, और एग्जैक्टली उसी टाइम पेपर स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं अंकित, इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, क्या बात कर रहे हो, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेई, यू शुड नो इट, ऑल पेपर्स आर all questions are objective except for some numerical based questions that are going to be included. Answer would be like 87.18 or something. Okay, fine guys, so we'll end the lecture over here and all the very best. ठीक है, चलो, don't take tension now, just practice it. चलो guys, bye bye.